हेलो प्यारे बच्चों, क्या लेक्चर है? वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ हीट ट्रांसफर। पिछले क्लास में हम लोग कंडक्शन का सारा बात सब कर लिए थे, है ना। एक सवाल है कि दो स्लैब है, ठीक, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है। एक का थिकनेस टी है तो दूसरे का 2t है, माने ए वाले का थिकनेस बी वाले से डबल है और ए वाले का कंडक्टिविटी भी बी वाले से डबल है। ए का लेफ्ट इन 100 डिग्री सी पे है और बी का राइट इन 25 डिग्री सी पे है, ठीक। और हम लोगों को पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, ओके। तो उसके लिए तो सिंपल सा काम करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, जंक्शन से इधर भी हीट भेज देते हैं, हीट करंट I1, और इधर हीट करंट भेज देते हैं I2। टोटल हीट करंट गोइंग आउट इज I1 plus I2 and total heat current coming in is 0. So what we can write is I1 plus I2 is equal to 0। किरचॉफ लॉ से I1 का वैल्यू कितना होगा? T minus 25, that is delta T upon 1 by resistance is 1 by K L by ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ए मान लेते हैं, दोनों के लिए तो सेम ही होने वाला है, ठीक। एल के जगह पे टी है, इज दैट ओके। ये I1 का वैल्यू होगी प्लस I2 कितना हो जाएगा, टी माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2K 2T अपॉन ए, सम ऑफ देम इज, ठीक। तो टी बाई के दोनों जगह कट गया, इनफैक्ट यहाँ पे 2 भी कट गया। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया यार। नहीं, 100 और 25 का बिल्कुल बीच वाला होगा आंसर। एनीवे, अगर 62.5 है क्या आंसर? हाँ, तो टी बाई के RHS में लेके चले गए तो ये हो गया 2T माइनस 125 इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू कितना हो गया, 62.5 डिग्री। इज दैट ओके? ऐसा क्वेश्चन तो किए ही थे हम लोग, इसमें नहीं। और पता है, मतलब नीट जेईई मेन भी इस तरीके का सवाल पूछता है, दो वॉल ले लेता है और दोनों वॉल को कांटेक्ट में रख देता है, एक का टेम्परेचर कुछ रखता है, दूसरे के साइड का टेम्परेचर कुछ रखता है और जंक्शन का टेम्परेचर पूछ लेता है। तो इसी तरीके से हम लोग उसमें भी काम या उसी में भी प्रोसीड करेंगे, ओके। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सवाल तो अभी किए ही था ना, उसमें दोनों स्लैब स्लीज में। अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं, दो रॉड है, ठीक। अच्छा, रॉड का लेंथ भी हम लोग लिख देते हैं आपको, ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। दो रॉड है, एक एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी है 40 वाट पर मीटर पर केल्विन और कॉपर का है 60 वाट पर मीटर पर केल्विन। आपसे पूछा गया है कि इस दोनों रॉड में हीट करंट का रेशियो क्या होगा और टोटल यहाँ से यहाँ हीट करंट क्या होगा, ये भी, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। करंट का रेशियो सिर्फ पैरेलल में आपको अगर हम बताए हों तो याद होगा आपको, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में है, ये R1 है, ये R2 है, ये करंट I1 है और ये करंट I2 है, तो I1 बाई I2 बराबर R2 बाई R1, R2 बाई R1 ये होता है। और दूसरी बात कि अगर तुम चाहो कि ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T1 है और ये करंट I पता करना है, तो I का वैल्यू हो जाएगा I1 प्लस I2, दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन R1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन R2। आप T2 माइनस T1 लेकर के 1 बाई R इक्वलेंट भी लिख सकते हैं उसको, है ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को। तो इसी लॉजिक से काम होगा। गो अहेड, यूनिट का ध्यान रखना, ऐसा यूनिट में सब कुछ करना। थोड़ा सा बताओ। हाँ, दोनों का रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लें। ठीक, बस और छोटा कर लेते हैं। ऊपर वाला रेसिस्टेंस को R1 बोल देते हैं, नीचे वाले को R2। ये R1 और ये R2। R1 का वैल्यू क्या है, 1 बाई के L बाई ए, तो 1 बाई
40, L कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक, R2 कितना है 1/60, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 9 इंटू, ठीक है। तो R1/R2 इज इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2। और पूछ क्या रहा है, इस वाले का करंट बाई इस वाले का ना, इस वाले को I2 बोल रहे हैं और इसको, तो I2/I1 क्या होगा R1/R2, और R1/R2 I2/I1 ही पूछ रहे हैं, नीचे वाला कॉपर और एल्यूमिनियम का पूछ रहा है, कॉपर वाला करंट I2, एल्यूमिनियम वाला I1, तो ये हो जाएगा R1/R2 जिसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का, ठीक। दूसरा, जब दोनों का R1R2 हमको मालूम ही है, तो नेट करंट जो होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2, दैट इज T2 माइनस T1, 80 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, दैट इज 80 इंटू 1/R1 कितना हो जाएगा 40 इंटू 9 गुणा 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस 1/R2 क्या हो जाएगा 60 इंटू 9 गुणा 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, कैलकुलेशन कर लिए हो कि हम करें, कर लिए हो, कितना आता है 240 वाट, सिंपल है। ओके, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब 3 रॉड मिलने वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑब्वियसली एक पूछोगे ही, है ना, और फिर एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी, तीनों करते। पहले इसको लिख लो, हेलो, हाँ सुनिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन कराए थे, मतलब थियरी तो सारा पढ़ा चुके हैं। ये 0 डिग्री सी पे है रिजर्वायर या एंड, ये 90 डिग्री सी पे मेंटेन्ड है, ये भी 90 डिग्री सी पे मेंटेन है। तीनों रॉड के बारे में बोल रहा है कि ऑल रॉड्स हैव सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑल आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सब सेम मटेरियल का भी बना हुआ है। आपसे पूछा गया है जंक्शन का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको क्या बताए थे करने के लिए, जंक्शन का टेम्परेचर, तुम लोग क्या किए बोले थे करने के लिए, जंक्शन का टेम्परेचर मान लेते हैं कि T है, जंक्शन का टेम्परेचर मान लेते हैं T है, और फिर क्या बोले थे करने, तीनों में करंट बाहर की तरफ या अंदर की तरफ या जैसे मानना हो मान लो, और फिर उसमें क्या लगा दो, किरचॉफ्स लॉ। मान लेते हैं इसमें करंट ले लेते हैं I1, इसमें और इसमें से कोई डायरेक्शन अगर गलत होगा तो आंसर खुद ब खुद निगेटिव आ जाएगा, इसका चिंता आपको नहीं करना है। क्या सिर्फ ऐसे ही मान सकते हैं, नो, आप तीनों को अंदर की तरफ मान सकते हैं, आप 2 को बाहर और 1 को अंदर मान सकते हैं। सच्चाई तो यही होगा, इसमें से कुछ डायरेक्शन जो होगा वो गलत होगा, लेकिन हम ऐसा मान ले रहे हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जरा हमको किरचॉफ्स लॉ के मुताबिक बताओ कि तीनों हीट करंट का सम कितना होगा। हाँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, नहीं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। व्हाट द वैल्यू ऑफ I1, T माइनस 90 डिवाइडेड बाय, रेसिस्टेंस के लिए लिख लेंगे 1/K/L/A। यहाँ पे तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सबका रेसिस्टेंस बराबर है, R भी लिख देते चलता, लेकिन ठीक है। फिर दूसरे वाले का करंट अब बताओ 11वीं कक्षा के बच्चे, T माइनस 90 डिवाइडेड बाय 1/K/L/A, और तीसरा वाला T माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/K/L/A, सम ऑफ देम इज 0। सब डिनोमिनेटर वाला राइट साइड में जाकर के खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1 2 3, 3T माइनस 180 ना, 90 और 90, दैट इज 0। T का वैल्यू क्या हो गया 60, T का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा बात ध्यान से सुनो,
अगर ये पहला ब्रैकेट क्या दे रहा है I1, दूसरा ब्रैकेट क्या दे रहा है और तीसरा ब्रैकेट क्या दे रहा है। पहला ब्रैकेट में t का जगह पे 60 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। मतलब I1 का जो हमने डायरेक्शन चुना है आउटवर्ड, वो आउटवर्ड नहीं होगा बल्कि हीट यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो होगा बल्कि यहाँ से यहाँ फॉलो होगा। वो ऑब्वियस है क्योंकि 90 और 60 है तो हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगा। अगर हम दूसरे में भी t का वैल्यू 60 रखें तो इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो दैट मीन्स कि ये दूसरा वाला चीज है I2, दैट मीन्स I2 का वैल्यू भी मतलब डायरेक्शन जो है ऑपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन है, तो असल में ये 90 से इस डायरेक्शन में जाएगा। और तीसरा में डालेंगे जब t का वैल्यू 60 तो इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स व्हाट, वो डायरेक्शन सही है। कोई समस्या, वो सिंपल है भाई। ये जब 60 डिग्री सी है तो 90 से 60 में आएगा, 90 से 60 में आएगा और 60 से 0 में जाएगा। इज दैट ओके? लिख लीजिए इसको। हेलो, सुनिएगा, एक सवाल है। 3 रॉड है, तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, तीनों सेम मटेरियल का बना है। ऑल रॉड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन लेंथ तीनों का सेम नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ए बी में कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है, तो बताओ कि बी डी और बी सी का रेशियो क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी डी एंड बी सी, ये आपको बताना है। बताइए जरा बाबू। अगर कह रहा है कि ए से बी में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस 0 है। मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी 20 डिग्री सेल्सियस। ये सर नो? अच्छा, तो अगर यहाँ से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया टेम्परेचर, ये दिस आई इज 0। तो इसमें अगर करंट I1 जा रहा है तो यहाँ भी करंट I1 ही जाएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ कहता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ वाला करंट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ वाला करंट लिख सकते हैं। तो या इसको लिख लेते हैं I2, I1 बराबर I2 लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला तो 0 है, इन दोनों का सम ही ना ये होगा। I1 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा? 90 माइनस 20 अपॉन 1/k L, या बी डी ही लिख लेते हैं उसको, बी डी बाई ए, और ये 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/k बी सी बाय ए, बी सी बाय ए। सब खत्म हो गया। तो ऊपर में यहाँ क्या बचा? 70 बाय बी डी इज इक्वल टू 20 बाय बी सी। तो बी डी बाई बी सी इज इक्वल टू 7/2। सही कि गलत? बस एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी सवाल कर ही लेते हैं, ठीक है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिए हैं आपको, मतलब पिछले क्लास में हम आपको ये बात बताए थे। सुनिएगा मेरी बात। तीनों रॉड का लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, सबका लेंथ कितना है 10 cm और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये जो बना के दिया गया है, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज और दिस इज अ स्टील रॉड, है ना। अब आपसे कहा गया है कि ये 100 डिग्री सी पे मेंटेन्ड है और ये 0 डिग्री सी पे मेंटेन्ड है, ठीक। कहा जा रहा है यहाँ से कितना हीट चल के यहाँ आया होगा, ठीक। आपको कंडक्टिविटी स्टील का भी रॉड का भी दे दिए। कंडक्टिविटी यही देखें कि कुछ और रख लें। एक मिनट रुक जाओ। 4 25 20 385/5 कितना होता है? 77। इसको 77 कर लो ना, थोड़ा मतलब आंसर ठीक ठाक आएगा, बट बहुत अच्छा तो नहीं ही आएगा, है ना। ओके, तो इस सवाल का पर्पस क्या है तो समझ लेना। ये स्टील रॉड का और ये कॉपर रॉड का, और ये स्टील रॉड का और ये कॉपर रॉड, इसको थोड़ा ध्यान देना। इस स्टील रॉड के रेसिस्टेंस को अगर हम बोल लेते हैं R1, तो ये भी क्या हो जाएगा R1।
इसके रेसिस्टेंस को अगर R2 बोल देते तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो R2 एंड दिस इज R1। नहीं, अब थोड़ा इस व्हीटस्टोन ब्रिज को देखो तो ये बैलेंस्ड है क्या, R1 इंटू R2 और ये R1 इंटू, कल वाला क्लास याद है, तो अगर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो ये कॉपर रॉड का के थ्रू पास होने वाला करंट 0 होगा और इसका कोई यूज सर्किट में नहीं होगा। इज दैट ओके, क्लियर? तो क्या हम इस बीच वाले को हटा सकते हैं? तो अगर हम बीच वाले को हटा सकते हैं तो सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट इन द सेंस की जो असेंबली है, ये असेंबली कैसा हो जाएगा? ये एक R1, ये एक R1, ये एक R1, R2, ये R2 और ये R1। ओके, यहाँ का टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक। और इससे पास होने वाला करंट I, इससे पास होने वाला करंट I। ओके, वही I पता करना है। ये बीच वाला तो हट गया, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों भी, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये भी R1 प्लस, दो बराबर रेसिस्टर पैरेलल में अगर है तो उनका इक्विवेलेंट बाई 2 है ना, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो ऐसा हो जाएगा R1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा R1, ये क्या है R1, ठीक। और दिस इज 100 डिग्री C एंड दिस इज 0 डिग्री C, ठीक। अब थोड़ा R1 और R2 का वैल्यू लिख लें। अच्छा, करंट कितना हो जाएगा, सॉरी I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस R2 बाई 2, यस और नो, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय, ओहो, ये 3R1 हो जाएगा, 3R1 प्लस R2, ये ना, 2 को तो ऊपर लेके चले गए। अब आंसर तो यहाँ से आ जाएगा, खाली हम लोग R1 का वैल्यू लिख लेंगे। R1 का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई के एल बाई ए, तो 1 बाई के स्टील दैट इज 77 इंटू एल कितना, 10 की पावर -1 मीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, और एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हाउ मच मेनी मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -4, तो ये हो गया 10 टू पावर -1 मीटर और ये हो गया 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, नहीं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो खैर यूनिट को अभी थोड़ा देर के लिए हम हटा लेते हैं, नहीं तो ढेर सारा यूनिट लिखना पड़ जाएगा हमको। ओके, और ये R1 हो गया 1 बाई के एल बाई, R2 कितना हो जाएगा, R2 तो स्टील का है ना, हाँ नहीं कॉपर का है, तो 1 बाई 385 इंटू एल इज 10 टू द पावर -1, एरिया इज 10 टू द पावर -4। ओके, अब यहाँ से जो भी R1 R2 आएगा, R1 का वैल्यू तो हो जाएगा 1000/77, नहीं, और ये हो जाएगा 1000/385, तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग वहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन, नहीं 1000/77 एंड दिस इज 1000/385। ओके, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए इसको। एक और सवाल कर लें, होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, बार बार के नहीं आया भाई, थोड़ा मेहनत करो, मैं होमवर्क करके आया हूँ। एक सिंपल सा सवाल करके थोड़ा दूसरे डायमेंशन पे चलते, थोड़ा कठिन चीजों की तरफ चलते हैं। पहला सिंपल चीज ये है, बुआ दो
रेडियस है r और ये रेडियस है 2r। अंदर में एक मटेरियल भरा हुआ है ना, k कंडक्टिविटी का, और बाहर में एक मटेरियल भरा हुआ है 2k कंडक्टिविटी का। ठीक, ओके। लेंथ है L, ये टेम्परेचर है T1, ये है T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हीट करंट फ्रॉम T2 टू T1। हाँ जी, इसमें कितने रेसिस्टर हैं? 2। सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। एक अंदर वाला है और एक मतलब ऊपर के पर जो लगा हुआ है, नहीं तो देयर आर 2 रेसिस्टर्स इन पैरेलल, है ना। R1 का वैल्यू हो जाएगा 1/k L/πr², नहीं, और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2k, नहीं। लेंथ तो L ही, और एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर, नहीं, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r² माइनस r का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? ठीक, तो अगर मैं इस रेसिस्टेंस को R0 बोल लूं तो ये वाला रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 ना, R0/6, वेयर R0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना। बोलो, अब जरा इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये R0 है और ये R0/6 है, और ये टेम्परेचर T1 है और ये T2 है ना। तो इसमें करंट I1 हो जाएगा और इसमें करंट, और ये हो जाएगा I, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन R0 और प्लस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R0/6। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पैरेलल रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, नहीं। T2 माइनस T1 अगर कॉमन ले लेंगे तो जो 1 अपॉन चीज है वो क्या है 1/R इक्वलेंट ही है ना, तो 1 अपॉन R0 प्लस 6/R0, यही ना। और R0 का वैल्यू यहाँ से उठा करके उसमें डाल देंगे। ठीक, लिख लीजिए इसको। इस दोनों को पैरेलल में मानने के पीछे वजह क्या है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ये ब्लू वाले के अक्रॉस है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस व्हाइट वाले के भी अक्रॉस है, तो दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस सेम टेम्परेचर डिफरेंस है ना। यही तो पैरेलल का कंडीशन होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था कि दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों पैरेलल में, नहीं, या सेम पॉइंट के अक्रॉस अगर जुड़ा हुआ है दोनों, तो यहाँ पर भी जो ग्रीन ब्लू वाला है वो जिस 2 टेम्परेचर के बीच में जुड़ा हुआ है उन्हीं 2 टेम्परेचर डिफरेंस के बीच व्हाइट वाला भी जुड़ा हुआ है। इज दैट ओके? लिख लो इसको। हम लोग सिंपल चीज कर लिए, कुछ एक आधा अच्छा चीज कर लेते हैं, उसका प्रोसेस तुमको याद नहीं भी रहे तो रिजल्ट याद रखना है। ये चीज वापस से एक बार और होगा इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो हम लोगों को पढ़ना ये है कि रेसिस्टेंस जब हम लोग लिखते हैं तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है 1/k L/, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? अगर मान लो कि हम तुमको ऐसा दे दें, ऐसा, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लोगे, A1 लोगे कि A2 लोगे? ये दोनों इंड के अक्रॉस अगर पूछ ले तो, ये दोनों इंड के अक्रॉस पूछ ले तो फंस गया ना मैटर, एरिया बदल रहा है। तो 3 चीजें हैं, मतलब 2 चीजें हैं, या तो कंडक्टिविटी बदल रहा हो तब भी ये फॉर्मूला यूज डायरेक्ट नहीं होगा,
या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा हो, तब भी ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं होगा। वैसी परिस्थिति में अगर वेरिएबल कंडक्टिविटी हो या वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे उसका चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहले करेंगे वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक, रेसिस्टेंस कैलकुलेशन, रेसिस्टेंस कैलकुलेशन इन सम स्पेशल केस, इन सम स्पेशल केस। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, मान लिया जाए स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये भाई सुन लो, लिखना बंद करो। स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, है ना। ये एक शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब जैसे हम लोग के पास एक टेनिस बॉल होता है वैसा, अंदर खाली और बीच में कुछ मटेरियल। इसका कंडक्टिविटी हम लोग बोल दे रहे हैं के, इसका कंडक्टिविटी बोल दे रहे हैं के। अगर मान लीजिए हम आपसे ऐसा कह दें, सुनिए मेरी बात, अगर मान लीजिए हम आपसे ऐसा कह दें कि यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है ना, तो और हम ऐसा बोल दिए कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो व्हाट इज हीट करेंट, व्हाट इज हीट करेंट फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस, इनर सरफेस से आउटर सरफेस में क्या हीट करेंट क्या जाएगा, ये है। तो बेसिकली हीट करंट तो हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन रेसिस्टेंस। अब हमारे हाथ में जो मसला ये है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, मैटर वहीं अटक गया ना, कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच का रेसिस्टेंस हमको मालूम चल जाए तो फिर हम लोग करंट बोल देंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई जो भी R इक्विवेलेंट हो या R हो यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना। अब यार यहाँ से यहाँ के बीच में अगर हम लोग लिखेंगे रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस तो होता है 1/K/L/A, के इज कांस्टेंट, 1/K/L/A। तो जब हीट जाएगा तो हीट कैसे जाएगा, रेडियल, ये इनर टेम्परेचर ज्यादा है आउटर कम है, तो हीट कैसे जाएगा, इस रेडियली आउटवर्ड जाएगा, नहीं जाएगा। तो हीट करंट को हम लोग दिखा दे रहे हैं इससे, ये जो है ये क्या है, हीट करंट, हीट के फ्लो होने का डायरेक्शन, हीट के फ्लो होने का डायरेक्शन। ओके, हीट के फ्लो होने का डायरेक्शन, ये यहां से यहां की तरफ हीट फ्लो होगा, यस और नो। अब ये जो हीट फ्लो होगा उसके लिए हम लोग लेंथ क्या ले और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले। लेंथ होता है हीट करंट के अलोंग वाला डिस्टेंस, एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर। एक मिनट के लिए लेंथ अगर हम R2 माइनस R1 ले भी लें चलेगा, R2 माइनस R1 इज करंट के अलोंग वाला लेंथ। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले, अंदर वाला एरिया क्या होगा हीट करंट के परपेंडिकुलर, अंदर वाला स्फेरिकल हीट ऐसे बाहर जा रहा है ना, तो पूरे स्फेरिकल एरिया के परपेंडिकुलर होगा, तो अंदर वाला एरिया हो जाएगा 4πR1 का स्क्वायर, अब बाहर वाला 4πR2 का स्क्वायर। तो यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो जैसे जैसे हीट बाहर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे जो हीट करंट के परपेंडिकुलर एरिया है दैट इज चेंजिंग। हीट कैसे जाएगा समझ में आ रहा है ना, ये इनर स्फीयर है, इनर सरफेस है, तो यहां से हीट बाहर निकलेगा नहीं, यहां से हीट बाहर निकलेगा जैसे सूरज से बाहर निकलता है किरणें, है ना। तो जब ये सारे रेज के परपेंडिकुलर अगर हम स्फीयर बनाएंगे तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे उस स्फीयर का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। तो 1/K/L/A में हम लोग को क्या दिख रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिएबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, मेरा बात समझ में आया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा थोड़ा समझते हैं। ये बात तो तय है कि 1/K/L/A एज इट इज यूज नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऐसे सवालों को हल करने के लिए यहां से R दूरी पे
यहां से r दूरी पे dr थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल ले लिए, ठीक है क्या? बोलो। यहां से r दूरी पे dr थिकनेस का, ये dr हो गया ना, dr थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल ले लिए। ये शेल क्या है? जैसे एक प्याज का लेयर होता है वैसा, है ना, या फिर ऑरेंज का जो कवर होता है वैसा, एकदम बहुत पतला। ठीक, अब एक बात बताओ कि अंदर वाले का सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? तो 11 वाले 4 पाई आर स्क्वायर, अब बाहर वाले का 4 पाई आर प्लस डी आर का। ये थिकनेस कितना है? डी आर। ये वाला थिकनेस कितना है बेटा? डी आर। तो अंदर वाला एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अब बाहर वाला 4 पाई आर प्लस डी आर का। ये डी आर इज वेरी गरीब, डी आर इज वेरी बहुत गरीब। गरीब लोगों को हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर कर देंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से यहां के बीच में एरिया का चेंज नेग्लिजिबल है, एरिया का चेंज, यस और नो। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पतले सेल के लिए 1/k L/A में एरिया आप कांस्टेंट मान सकते हैं, यस और नो। तो ये जो पतला सेल है उसका छोटा सा रेसिस्टेंस जो होगा वो होगा 1/k। L की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा? dr, और एरिया की जगह पे कितना हो जाएगा वैल्यू? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पे कितना हो जाएगा वैल्यू? 1/k L/A, यस और नो, दैट इज योर dr। और इस तरीके का पतला पतला लेयर जो है एक के ऊपर एक रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं रखा हुआ, रुक, अगर हम इस सेल, ये पूरा थिक सेल का बात करें तो ये थिक सेल क्या है? एक लेयर है, नहीं इतना, इसके ऊपर फिर एक लेयर बना हुआ, नहीं, और उसके ऊपर फिर एक लेयर बना हुआ, यस और नो। तो इस तरीके से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा जा रहा है। तो अगर, और सबसे जो हीट, अगर मान लो जो हम हीट करंट का बात करें सर, तो हीट करंट तो ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, तो सबसे सेम हीट करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, सेम ही हीट करंट तीनों से गुजरेगा ना, तीन मतलब जितने लेयर है सबसे। तो ऑल दीज लेयर्स आर इन सीरीज और पैरेलल? सीरीज, ऑल दीज लेयर्स आर इन। तो अगर हम लोग को आर इक्विवेलेंट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? छोटा छोटा रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे, सीरीज में समेशन होता है। तो ये छोटा छोटा रेसिस्टेंस को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। स्मॉल चीजों के जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो dr लिखे हैं 1/k L, करंट के अलोंग लेंथ कितना? dr, और करंट के परपेंडिकुलर एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/k L/A, क्योंकि लेंथ छोटा तो रेसिस्टेंस भी। इस तरीके के एक लेयर की अनेक लेयर, वो सारे लेयर सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है? सम ऑफ द रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ dr, और छोटी छोटी चीजों के समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/k dr/4 पाई आर स्क्वायर। कहो हाँ। अब यहां तक क्या था? फिजिक्स। इसके बाद क्या है? गणित, है ना। इसमें से क्या क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगा सर? 1/4 पाई के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dr/r स्क्वायर, यस और नो। r का लिमिट कहां से कहां तक रख सकते हैं? r का इनर लिमिट कितना हो जाएगा? r1, आउटर कितना? तो रेडियस r1 से r2, r1 से r2, यस और नो। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 1/4 पाई के 1/r स्क्वायर dr इज हाउ मच? -1/r, -1/r, नहीं, कहां से कहां तक? r1 से r2। तो 1/4 पाई के -1/r2 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस। बहुत तेज हो गए हो तुम लोग को तो ये भी मालूम है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। 1/4 पाई के 1/r1 -1/r2
R2, यस और नो? तो ये वैल्यू हो गया 1/4πk R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, दैट इज योर R इक्विवेलेंट। भाई देखो प्रोसेस याद रखना अच्छी बात है, रखोगे तो बढ़िया ही है, नहीं भी याद है तो ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है ना? जैसे एक जनरली अगर हम लोग लिखते तो अगर हम तुमको ऐसा बोल देते कि इस R1 है रेडियस, तो सरफेस एरिया कितना 4 पाई, और अगर R2 है रेडियस तो सरफेस एरिया कितना 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। और ठीक है, अब लेंथ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 से R1, R2 माइनस R1। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रखना है 1/k, L के जगह पे R2 माइनस R1। एरिया होता है 4 पाई R², लेकिन रेडियस अलग अलग है तो हो जाएगा 4 पाई R1 इंटू R2। इज दैट ओके? रटने के लिए तरीका ठीक है, अब बोलोगे नहीं, लिख लो इसको। नहीं, 1/k L/A होता है, L की जगह पे ये वाला लेंथ R2 माइनस R1, एरिया की जगह पे 4 पाई R² नहीं होकर के 4 पाई R1 R2, याद रहेगा? जल्दी लिखो गोली के गति से। हेलो, ऐसा ही एक और है, इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, बट आपको उसका भी रिजल्ट याद रहना चाहिए। इसको फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक? The length is L, conductivity is K, ओके? और ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T1 है, ओके? तो इसमें भी जो हीट करंट होगा I, वो हीट करंट I होगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो यहाँ पे आता है वो आता है 1/k L/A। A कितना पाई R1 इंटू R2, पाई R² नहीं, पाई R1 इंटू R2। इसका डेरिवेशन अच्छा खासा एक पेज का है, हम इसको नहीं कर रहे हैं। चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो और अब क्लास के बाहर मेरे पास आ भी सकते हो, बट इस रिजल्ट को जरूर याद रखें, ठीक? एक और रिजल्ट हम डिराइव करेंगे। फ्रस्टम बोलते ही तो जानबे करते होगे, 10th क्लास में तो शायद ऐसा वॉल्यूम के लिए थ्योरी भी होता है। नहीं, अब हटा दिया वो सब फ्रस्टम का। अरे ये लोग गरीब बोर्ड से हैं, ठीक है? एक डेरिवेशन और करेंगे, ठीक? मक्खी बैठा था। सुनिएगा मेरी बात, ये एक सिलिंड्रिकल सेल है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, मटेरियल इसमें भरा हुआ, मटेरियल इसमें भरा हुआ है, ठीक? कहां से कहां तक? R1 से R2 तक, ओके? और कंडक्टिविटी जो है K है, कंडक्टिविटी जो है वो K है। हम इनर टेम्परेचर को T2 रखे हैं, ठीक? इनर टेम्परेचर को T2 रखें, आउटर वाले टेम्परेचर को T1 रखें, एंड दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L। इनर से आउटर की तरफ हीट फ्लो हो रहा है, हमसे पहले इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, वो हो जाएगा तब तो करंट हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई R इक्विवेलेंट। सो फाइंड हीट करंट, सॉरी फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस।
across inner and outer surface. इनर आउटर सरफेस के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पता करना है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो एक बात बताओ, हीट लिखना बंद करो। हीट अगर हम देखें तो हीट कैसे फ्लो होगा? रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे ही जाएगा ना हीट करंट पूरा, जैसे ट्यूबलाइट से रेज निकलता है। तो हमको क्या करना है, हीट करंट के परपेंडिकुलर एक सरफेस ले लेना है और फिर उसके बाद देखना है आगे बढ़ के एक के ऊपर एक रख के। सुनिएगा, मान लीजिए ये इनर रेडियस है R1, ठीक। हम सेंट्रल एक्सिस से R दूरी पे एक शेल ले लेते हैं। ये पहले दिख रहा है क्या आपको, ये क्या है? आर रेडियस पे, सॉरी, सेंट्रल एक्सिस से आर रेडियस पे एक dr थिकनेस का हम सेल ले लेते हैं, ठीक है। dr थिकनेस का एक सेल ले लेते हैं, ओके। अब इस शेल के लिए यहां से यहां के बीच में एरिया का कोई खास डिफरेंस है क्या? अंदर वाला करंट तो ऐसे जा रहा होगा नहीं, उसके परपेंडिकुलर जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, एच मतलब एल। तो अंदर वाला एरिया है 2 पाई आर एल, अब बाहर वाला 2 पाई आर प्लस डी आर इंटू, फिर से हम क्या बोलेंगे, डी आर इज वेरी स्मॉल, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अंदर का एरिया और बाहर का एरिया में कोई खास फर्क, तो यहां से यहां तक में हम लोग एरिया का डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग 1/k/L/A यूज कर सकते हैं। तो हीट करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हीट करंट जैसे जा रहा है उसके अलोंग लेंथ कितना होगा, उसके अलोंग लेंथ कितना होगा? dr। तो छोटा सा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/k/L इज dr, एरिया इज 2 पाई आर, दैट इज योर dr, यस और नो। और फिर उस तरीके का dr, एक के ऊपर एक रेसिस्टर लगा हुआ है ना, एक इसके एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा हुआ है ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें हम लोग ऐसा मान सकते थे, एक ये लेयर है, फिर इसके बाद एक लेयर है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स है, सबसे सेम करंट जा रहा है। तो सारे से किस में है, सीरीज में है ना। तो सीरीज में सम क्या होता है, समेशन ऑफ dr है ना। छोटे छोटे चीजों के समेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr, दैट इज 1/k इंटीग्रेशन ऑफ dr बाई 2 पाई आर एल, यस और नो। क्या क्या चीज कांस्टेंट, 1/2 पाई के एल, और सॉरी 1/r dr, नहीं वेरी क्या कर रहे हैं, रेडियस, कम से कम रेडियस कितना है r1, सॉरी कम से कम रेडियस कितना है r1 और ज्यादा से ज्यादा, तो रेडियस का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, r1 से r2। तो 1/r dr क्या होता है, ln r। तो ये वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई के एल ln r2 माइनस ln r1, ln r2 माइनस ln r1। अगर थोड़ा भी गणित अच्छा होगा तो आपको पता होगा कि होता है ln r2 माइनस ln r2 बाई r1। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 पाई के एल ln
R2 by R1, कोई दिक्कत? दैट इज योर R इक्विवेलेंट, दैट इज योर R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इतना चीज देख लीजिए, लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज है वेरिएबल कंडक्टिविटी का, और इक्विवेलेंट ओम्स लॉ का थोड़ा एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है, वो भी पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा चीज बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।